आपने कार्टेल पढ़ा। कार्टेल क्या था? एक औपचारिक समझौते के तहत कार्टेल का निर्माण होता है, कार्टेल बनाया जाता है, जिसमें जो भी प्लेयर्स है, विक्रेता है, वो एक समझौते के तहत काम करते हैं, डिसीजन लेते हैं। लेकिन जो ओलिगोपोली के दूसरे मॉडल हैं वो द सो कॉल्ड समझौते पर आधारित नहीं होते हैं, बल्कि म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर आधारित होते हैं। ठीक है। और आपने देखा था कि कार्टेल कई सारे देशों में बैन भी कर दी गई थी। ठीक है। तो एक तरह से जो लीगल रिस्ट्रिक्शन भी उस पर मिलना पाया गया। ठीक। तो उतना क्या कहेंगे, इजी नहीं होता है कार्टेल बनाना कई देशों में। भारत में ऐसा नहीं है कि बाय लॉ इसको प्रोहिबिट कर दिया गया है। तो दूसरे जो फॉर्म है उसमें जो अनौपचारिक समझौते होते हैं अब उसके ओलिगोपोली के या कोलिसिव मॉडल के, वो है आपका प्राइस लीडरशिप। ठीक है। तो प्राइस लीडरशिप जो है फर्मों का कई कारणों से होता है। एक जो पहला कारण और जिसको आज हम लोग कवर करेंगे वो है प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म। ठीक है। जो कॉस्ट है, कॉस्ट कंडीशन है, उसके कम होने के कारण कई बार जो फर्में हैं वो मार्केट में प्राइस का या कीमत का नेतृत्व करती है। ठीक है। क्यों करती है? बिकॉज उसकी प्राइस जो है वो कम है, या जो उसकी जो प्राइस ने उसकी जो कॉस्ट है वो कम है। ठीक है। उसको ये प्रिविलेज मिली है। कई सारे कारण हो सकते हैं जिस वजह से उसका जो कॉस्ट है वो कम है। ठीक है। जैसे कि अगर हमें जहाँ पर रिसोर्स अवेलेबल है, कोई चीज़ हम बना रहे हैं, किसी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं और उसके लिए रिसोर्सेज हमें इजीली अवेलेबल हो जा रहे हैं, तो हमारी कॉस्ट कम होगी। तो हमारी कॉस्ट कम होने की वजह से हम उसकी प्राइस को कम रख सकते हैं। जबकि वहीं दूसरे जो उत्पादक होंगे, हो सकता है उनको ये सुविधा ना मिली हो, उनको ये फैसिलिटी ना हो, तो वो अपने प्रोडक्ट की प्राइस को कम रखना अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। उनको जो प्रॉफिट होगा, नॉर्मल प्रॉफिट हो सकता है, वो भी ना मिले। लेकिन जबकि जो लो कॉस्ट फर्म है उसे ये प्रिविलेज मिली है और वो अपने प्रोडक्ट का प्राइस लो रखेगा। ठीक है। तो अब जब लो रखेगा, और आप जानते हैं कि अगर किसी प्रोडक्ट की प्राइस हाई है तो जो कंज्यूमर है वो लो प्राइस वाले प्रोडक्ट की ओर ही जाता है। ठीक है। तो जो दूसरा वाला जो प्रोड्यूसर है उसको मजबूर होकर अपने प्रोडक्ट का प्राइस जो है वो कम रखना पड़ेगा। और अगर मान लीजिए ये पहला वाला ना होता, लो कॉस्ट वाला, तो हो सकता है वो ज़्यादा रखता। ठीक है। तो इसको प्राइस लीडरशिप कहते हैं। और प्राइस और जो कीमत नेतृत्व है उसके दूसरे जो कारण है उसमें उसको हम लोग अगले लेक्चर में कवर करेंगे, जिसमें प्राइस लीडरशिप बाय डोमिनेंट फर्म वाला मॉडल है, जिसमें कोई एक फर्म होता है जो मार्केट में बहुत पुरानी हो सकता है या फिर उसकी ब्रांड क्रिएट हो गई हो, जिसके वजह से वो मार्केट में डोमिनेंट रोल अदा करता है। ठीक है। एक नेता का रोल अदा करता है प्राइस डिटर्मिनेशन में, चाहे आउटपुट के शेयर में। ठीक। तो आज हम लोग प्राइस लीडरशिप बाय लो कॉस्ट फर्म, इसको हम लोग आज करेंगे। कीमत नेतृत्व होता है, और कीमत नेतृत्व में किस चीज़ को म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ज़रिए समझ लिया जाता है या निर्धारण इसका हो जाता है, कीमत का तथा उत्पादन का। ठीक है। तो यहाँ पर हेडिंग से ही पता चल रहा है कि यहाँ पर जो रीज़न है नेतृत्व का वो क्या है? कम लागत। ठीक है। कॉस्ट कम है। ठीक है। इसमें भी जो अजम्पशंस हैं, अगर हम उसके बारे में लिखें, मान्यताएं, लिखिएगा मान्यताएं।
इसमें लिखिएगा बाजार में केवल 2 फर्म हैं ए तथा बी। ठीक है, जिस तरह से आपने कार्टेल वाला किया था उसमें भी 2 ही थे, यहाँ पर भी 2 हैं। और दूसरा अजम्पशन ये बताते हैं कि फर्म ए की उत्पादन लागत फर्म बी से कम है। ठीक है, ये अजम्पशन कार्टेल वाले मॉडल में नहीं था। तीसरा अजम्पशन है दोनों फर्म द्वारा उत्पादित पदार्थ समान है। दोनों फर्मों द्वारा उत्पादित पदार्थ समान है, यानी कि फर्म में होमोजेनस गुड्स का प्रोडक्शन कर रही हैं। ठीक है, प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस ऑफ द बोथ फर्म्स। और उपभोक्ता का उनमें किसी भी पदार्थ के लिए कोई विशेष अधिमान नहीं है, या ऐसे लिखिए उपभोक्ता किसी फर्म विशेष के पदार्थ के लिए, वस्तु लिखिएगा, विशेष के वस्तु के लिए कोई अधिमान नहीं रखता है, मतलब कि जो भोक्ता है उसके लिए दोनों ही फर्मों के जो पदार्थ है, उत्पादित पदार्थ है, वो एक ही समान है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि वो किसी एक पदार्थ के लिए ज़्यादा इमोशनल है या समथिंग। ठीक है, दोनों ही एक तरह के हैं। नेक्स्ट अजम्पशन है दोनों फर्मों का बाजार में बराबर हिस्सा है। दोनों फर्मों का बाजार में बराबर हिस्सा है। ठीक है, अर्थात दोनों फर्म एक समान मांग वक्र का सामना करती है। दोनों फर्म एक समान मांग वक्र का सामना करती है। अतः प्रत्येक की मांग कुल बाजार मांग वक्र की आधी होती है। अतः प्रत्येक, अभी जब फिगर बनाएंगे तो ये सारी चीज़ें और आपको क्लियर हो जाएगी। अतः प्रत्येक की मांग कुल बाजार मांग वक्र ठीक है, ये अजम्पशंस हैं आपके। नाउ अब हमें क्या करना है, फिगर बनाना है। ठीक है, नाउ अब हमें क्या करना है, फिगर बनाना है।
ठीक है, तो हाँ फिगर मैं बना लूँ कंप्लीट, तब आप लोग स्टार्ट कीजिएगा बनाना। तो आपको पहले क्या करना है, दो एक्सेस ड्रॉ करने हैं। और आपको यहाँ सबसे पहले एक बाज़ार मांग वक्र बनाना है। ये कुछ इस तरह से होगी। थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं। ठीक है, ये आपकी बाज़ार मांग वक्र है डी, बाज़ार मांग। अब उसने कहा कि जो प्रत्येक फर्म है उसका जो मांग वक्र है वो बाज़ार मांग वक्र से या उसकी आधी होगी। ये डी हो गया प्रत्येक फर्म का मांग वक्र, और ये मार्जिनल रेवेन्यू कर्व हो गया। ठीक है, अब हमको कॉस्ट कर्व डिटरमिन करना है। ठीक है, यहाँ पर आपने अभी एवरेज सॉरी ये है मार्जिनल कॉस्ट कर्व ऑफ ए फर्म ए और एवरेज कॉस्ट कर्व ऑफ फर्म ए। ठीक है, तो ये प्रोडक्शन यहाँ पर लेवल आपको ये मिला एम का। ठीक है, जो फर्म ए जो है ओ एम प्राइस, ओ एम लेवल ऑफ आउटपुट ओ पी प्राइस पर प्रोड्यूस कर रही है। ठीक है, अब फर्म ए जो है, फर्म ए उसकी कॉस्ट कंडीशन क्या है देखते हैं ज़रा। ठीक है ना, मार्जिनल कॉस्ट कर्व जो है वो एवरेज कॉस्ट कर्व के लोएस्ट पॉइंट को काटते हुए आगे बढ़ती है।
ठीक है, तो यहाँ पर आपको ये फिगर आपका कंप्लीट हो गया है। ये बाज़ार मांग है और 2 ही फर्म है, ठीक है। तो प्रत्येक फर्म की जो मांग वक्र है वो उसकी आधी होगी बाज़ार मांग की। तो ये स्मॉल डी जो है इट इज़ द डिमांड कर्व दैट एवरी फर्म इज़ फेसिंग, और ये MR मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है। यहाँ पर 2 ही फर्म है। फर्म ए का जो मार्जिनल कॉस्ट है वो काफ़ी नीचे से जा रहा है, एवरेज कॉस्ट कर्व भी लो है, ठीक है। तो MR कर्व को पॉइंट S पर इंटरसेक्ट कर रहा है, और जो आउटपुट लेवल है वो है आपका OM लेवल, ठीक है। और प्राइस जो सेट की इसने आपके फर्म ए ने वो OP सेट की, ठीक है। लेकिन जब फर्म बी को हम देखते हैं तो इसका जो मार्जिनल कॉस्ट है वो रिलेटिवली हायर है, और इसका जो मैक्सिमम प्रॉफिट लेवल है वो तभी पॉसिबल होगा जब वो OH प्राइस वसूल करे कंज्यूमर से, कस्टमर से। लेकिन हमने अजम्पशंस में क्या लिया था कि प्रोडक्ट्स आर होमोजेनस, ठीक है, समान है, समान प्रकृति की है या समांगी है। तो इस वजह से जो फर्म बी है वो OH प्राइस, ठीक है, फर्म बी जो है OH प्राइस नहीं ले पाएगा, क्योंकि उस जो प्रोडक्ट है हमने पहले ही अजम्पशन में कह दिया कि एक समान है, ठीक। तो फर्म बी अपने अधिकतम लाभ को नहीं प्राप्त कर पाएगा, ठीक है। उसका अधिकतम लाभ तभी पॉसिबल हो पाता जब वो ON मात्रा का प्रोडक्शन करती और OH प्राइस ले पाती, ठीक है। तो फर्म ए जो है फर्म बी जो है मजबूरी में OP प्राइस चार्ज करेगा और OM लेवल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस करेगा, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट में या इसके परिणाम स्वरूप जो उसको लाभ मिलेगा वो बहुत ही कम मिलेगा, ठीक है, क्योंकि इसका कॉस्ट तो ऑलरेडी इतना ऊपर है। आप कॉस्ट जो प्रॉफिट है उसको आप कैसे करते हैं, फिर यहाँ से आप कुछ इस तरह से करेंगे, जो एरिया आएगा वो काफ़ी कम आएगा, ठीक है। इसका एरिया तो काफ़ी ज़्यादा है, यहाँ से यहाँ तक आएगा फर्म ए का, ठीक है। तो इसका एरिया, फर्म ए का एरिया काफ़ी ज़्यादा है, जबकि फर्म बी का एरिया काफ़ी कम है। तो प्रॉफिट लेवल जो है फर्म बी को कम मिल पाएगा बिकॉज ऑफ इट्स रिलेटिवली हायर मार्जिनल एंड एवरेज कॉस्ट कर्व, ठीक है। बन गया मैम। ओके, ठीक है। तो अब आप लोग लिखिए इसके नीचे से, उपरोक्त चित्र में प्रत्येक फर्म के सामने मांग वक्र प्रत्येक फर्म के सामने मांग वक्र डी है जो कि पदार्थ के कुल बाजार मांग वक्र D का आधा है, ठीक है। फिगर में जो स्मॉल d है वो कैपिटल D से नीचे है, कम है, ठीक है। फिर MR प्रत्येक फर्म का सीमांत आय वक्र है, MR
प्रत्येक फर्म का सीमांत आय वक्र है। ठीक है, MR को भी आपने देख लिया कि क्या है ये, प्रत्येक फर्म की सीमांत आय वक्र है। ठीक है, अब फर्म फर्म ए है उसकी जो मार्जिनल कॉस्ट कर्व है उसको हम MCA नाम देते हैं। ठीक है, MCA फर्म ए का सीमांत लागत वक्र है। सीमांत लागत वक्र तथा MCB क्या है, फर्म B का सीमांत लागत वक्र। अब क्या है, दूसरी चीज़ आपको क्या देखने को मिलती है कि फर्म ए का सीमांत लागत वक्र, या हम इसको ऐसे लिख देते हैं, फर्म ए का जो सीमांत लागत वक्र है इट इज़ लेस देन फर्म बीज मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ठीक है, फर्म ए की मार्जिनल कॉस्ट है। ठीक है, MC यानी कि सीमांत लागत। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब क्या करना है, अब देखिए, संतुलन की स्थिति में फर्म ए वस्तु की OM मात्रा का उत्पादन करेगी। संतुलन लिखते जाइएगा, संतुलन की स्थिति में फर्म ए OM मात्रा का उत्पादन करेगी। OM मात्रा का उत्पादन करेगी तथा OP कीमत निर्धारित करेगी। एवं इस उत्पादन मात्रा तथा कीमत पर अधिकतम लाभ अर्जित कर रही होगी तथा इस पर अधिकतम लाभ अर्जित करेगी। ठीक है, लो कॉस्ट है, प्राइस OP चार्ज कर लिया, OM मात्रा का प्रोडक्शन कर रही है और OP प्राइस चार्ज कर रही है फर्म ए। ठीक है, अब फर्म बी का ज़रा देख लेते हैं क्या है। इसके विपरीत या दूसरी तरफ, इसको सेव कर ले, दूसरी ओर फर्म बी ON मात्रा का उत्पादन करेगी। फर्म बी ON मात्रा का उत्पादन करेगी तथा OH कीमत निर्धारित करेगी। इस पर मतलब इस उत्पादित मात्रा तथा कीमत पर फर्म बी अधिकतम
लाभ अर्जित करेगी। ठीक है, ये दोनों के अलग अलग कंडीशंस हो गए आपके दोनों अल्पाधिकारियों के मैटर में। ठीक है, आगे लिखिएगा, ए को अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली कीमत, फर्म ए को अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली कीमत फर्म बी को अधिकतम लाभ प्रदान करने वाली कीमत से कम है। ठीक है, यानी कि जो OP है इट इज़ लेस देन OH। ठीक है, प्राइसेस है दोनों, कीमत किसकी है, ये A की है ना। OP प्राइस A चार्ज कर रहा है और OH प्राइस कौन चार्ज कर रहा है, B। तो B की जो A की प्राइस है वो B की प्राइस से कम है। ठीक है, अगर मैं खोलूँ फिगर, कहाँ था, प्राइस लीडरशिप, ठीक है, तो ये जो OP प्राइस है कम है OH से। ठीक है, OH ऊपर है और P नीचे है। ठीक है, तो यहीं पे यहाँ हम वही बात कह रहे हैं। इसके बाद क्या है कि अब क्या होगा, दोनों फर्म क्या कर रही हैं, समान पदार्थ का उत्पादन कर रही हैं। ठीक है, मान लीजिए शुरुआत में ये आती हैं, फर्म ए आती है और अपना कीमत निर्धारित करती है, उत्पादन अपना चालू करती है। लेकिन फर्म बी जब आई तो उसको समझ में नहीं आया क्या है स्थिति, और वो अपना OH प्राइस पर अपना सामान ON बेचने लगती है। लेकिन धीरे धीरे उसको ज्ञात होता है कि जो मार्केट है उसमें जो फर्म ए है वो लोअर प्राइस पर अपने सामान को बेच रहा है, और दोनों के जो पदार्थ है वो किस तरह के हैं, समान है। ठीक है, तो वो लॉन्ग टर्म तक OH प्राइस को नहीं मेंटेन कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि जो कंज्यूमर है वो इसके पास चले जाएंगे धीरे धीरे, इसके पास कोई जाएगा ही नहीं, क्योंकि इसने कम प्राइस पर वो समान चीज़ को, समान वस्तु को बेच रहा है। ठीक है, तो आगे आप लिखिएगा, चूंकि दोनों फर्में समान पदार्थ का उत्पादन कर रही हैं, चूंकि दोनों फर्में समान पदार्थ का उत्पादन कर रही है, अतः वे दो भिन्न भिन्न कीमतें वसूल नहीं कर सकती हैं। ठीक है, नहीं कर सकती। आप जानते हैं, आप नॉर्मल अपने डेली लाइफ में भी देखिए, मान लीजिए आप जहाँ भी जाते हो मार्केट में, ठीक है, और कोई सामान आप लेने जाते हैं, आप जानते हैं कि दो ही लोग हैं, प्रोड्यूसर है, ए है और बी है। ठीक है, तो आप दाम पूछने तो जाएंगे ही, आपको जहाँ पर
आप जहाँ अपना सामान ख़रीदना है तो आप थोड़ा बहुत पता तो लगाएंगे ही। तो जहाँ आपको पता चला कि इनकी प्राइस भाई कम है तो ऑब्वियसली हम इनसे ख़रीदेंगे, इनका ख़रीदेंगे ही नहीं सामान, तो बिकेगा ही नहीं, तो कोई मतलब ही नहीं है। तो मजबूरन इनको अपनी प्राइस को कम करना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रोडक्ट जो है सेम है, ऐसा कोई नहीं है। और जो दूसरी बात कहा कि जो अजम्पशंस भी ये ले लिया कि जो कंज्यूमर है उसको किसी एक या किसी विशेष प्रोड्यूसर पर ना तो कोई अधिमान होगा, ना ही कोई उनके प्रोडक्ट के प्रति कोई अधिमान होगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि हम अपने रिलेशंस, मान लीजिए जो फर्म ए है उससे हमारी जान पहचान है बहुत पुरानी, तो हाँ, या जो फर्म बी है उससे हमारी जान पहचान है, तो हम उनके हायर प्राइस वाले प्रोडक्ट को भी ख़रीद लें। ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। इवन जो किराने वगैरह की जो वस्तुएं हैं आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, तो जहाँ सस्ता मिलता है आप वहीं पर जाते हैं। आप जब कंज्यूमर का रोल अदा कर रहे होते हैं तो आप बहुत ही रैशनल तरीके से बिहेव करते हैं। आप जो है इमोशंस में नहीं बह जाते हैं कि नहीं जो बेचारा बी है उसे हो सकता है बेचारे की जो कॉस्ट है, हाँ वो तो ज़्यादा है ना, मार्जिनल कॉस्ट बेचारे की ज़्यादा है, तो इसको हमारी ज़्यादा ज़रूरत है तो हम इनसे ख़रीद लें। इस तरह की कोई चीज़ नहीं होती है जब हम कंज्यूमर का रोल अदा कर रहे होते हैं। ठीक है, तो हाँ, क्या कह रहे थे कि दोनों फर्म समान वस्तु का उत्पादन कर रही है तो भिन्न भिन्न कीमतें वसूल नहीं कर पाएंगी। ठीक है, आगे लिखिएगा, फर्म ए का लाभ फर्म ए का लाभ नहीं लिखिए, लिखिए फर्म बी को फर्म ए की कीमत के समान, फर्म बी को फर्म ए के कीमत के समान अपनी कीमत निर्धारित करनी होगी। अपनी कीमत निर्धारित करनी होगी। दूसरे शब्दों में यदि दोनों फर्मों में कीमत युद्ध होता है ना, प्राइस वॉर, कीमत युद्ध होता है तो विजय फर्म ए की होगी। तो विजय फर्म ए की होगी, अर्थात फर्म ए कीमत नेता बन जाएगा। ठीक है, जिस तरह से अभी अंबानी बने हुए हैं टेलीकॉम सेक्टर में, और फर्म बी को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। फर्म बी को उसका अनुसरण करना पड़ेगा। ठीक है, इस प्रकार फर्म ए कीमत नेता और फर्म बी जो है कीमत अनुकर्ता। फर्म बी क्या हो जाएगी, कीमत अनुकर्ता हो जाएगी, फॉलो करेगी। ठीक है,
यहाँ तक समझ में आ गया? यस मैम, आ गया। ओके, आगे लिखिए। फर्म बी बाध्य होकर जब ओपी कीमत निर्धारित करेगी, फर्म बी जब बाध्य होकर ओपी कीमत निर्धारित करेगी तो या तब वह ओएम मात्रा का तब वह वस्तु की ओएम मात्रा का उत्पादन कर रही होगी। यानी कि जो वो पहले कंडीशन में ON मात्रा का उत्पादन कर रही थी OH प्राइस पर, वो अब नहीं करेगी। ठीक है, प्राइस उसने रिड्यूस कर दिया तो थोड़ा सा अपना मार्केट शेयर बढ़ाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे कि इवेंचुअली जो मार्केट शेयर है वो दोनों में समान बढ़ जाएगा और समान प्राइस चार्ज करेंगी। ठीक है, और जो दोनों के लाभ है लेकिन वो डिफरेंट ही रहेंगे, बिकॉज अगेन जो कॉस्ट कंडीशन है वो दोनों के अलग है। फर्म बी की जो कॉस्ट कंडीशन है वो हायर है, फर्म ए की कॉस्ट कंडीशन जो है वो लोअर है, इसलिए प्रॉफिट शेयर दोनों का अलग अलग रहेगा, लेकिन कीमत एक रहेगी और उत्पादित वस्तुओं की जो मात्रा है वो भी एक रहेगी। ओके, यस मैम। यस मैम। ठीक है, इसमें ये भी कहा जाता है कि जब लॉन्ग टर्म में फर्म बी जो है वो उसका प्रॉफिट शेयर अगर इतना कम रहेगा तो वो लॉन्ग टर्म में सस्टेन नहीं करेगी या उद्योग में नहीं बनी रहेगी, और ये भी हो सकता है कि अंत में जो मार्केट है उसमें से फर्म बी बाहर चली जाए और फर्म ए जो है यहाँ से लिखते हैं, यह भी संभव है कि अंत में फर्म बी बाजार से बाहर चली जाए और फर्म ए एकाधिकारी बन जाए। ठीक है, मान लीजिए बी को नहीं समझ में आया यहाँ पर इतनी मेहनत करना, ठीक है, उसका लो कॉस्ट भी हायर है, तो वो मार्केट छोड़ दे और फर्म ए जो है वो पूरे बाज़ार पर अपना कैप्चर कर ले बाद में। ठीक है, तो ये मॉडल आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर जो मॉडल है उसमें आपने देखा कि जो प्रोडक्ट्स है वो होमोजेनस थे। ठीक है, अगर विभेदीकृत होते तो शायद ऐसा नहीं होता। ओके, तो ये प्रोडक्ट्स की क्वालिटी पर भी निर्भर करता है, जैसे कि कीमत जो है, हाँ, कॉस्ट पर भी निर्भर करता है ये मॉडल, लो कॉस्ट, और इस पर भी निर्भर करता है कि क्या वो होमोजेनस है या हेट्रोजेनस है। जो प्रोडक्ट्स की जो क्वालिटी है, टाइप है, इज़ इट होमोजेनस और हेट्रोजेनस। ठीक है, तो ये मॉडल कंप्लीट हो गया। आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, मैम बोलिए। मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना था। मैम, आपने जो पहले वाली फायर
जो भी अल्पाधिकारियों में जो भी मतलब कंपनियां होती हैं उनमें अनौपचारिक समझौते होते हैं ना, हाँ, तो वो मतलब इसके संबंध में एक संपत्ति का पालन करते हैं। तो मैम यहाँ जो अनौपचारिक संबंध है इस वर्ड का यहाँ पर मतलब क्या अर्थ है, थोड़ा सा डिटेल में बताएंगी? अनौपचारिक संबंध जैसे कि हम आपसे बात नहीं किए हुए हैं। जैसे कि औपचारिक संबंध है तो उसमें एक कॉमन एजेंसी होती है, सब लोग आपस में बैठ के मीटिंग करते हैं कि हाँ हम इतना करेंगे, आप इतना करिएगा, हमारा इतना प्रॉफिट शेयर है, ठीक है। तो म्यूचुअल, ये कह सकते हैं म्यूचुअल बार्गेनिंग उसमें हो सकती है। अपने अपने कंसर्न लोगों को बताएंगे। लेकिन अनौपचारिक जो संबंध होता है उसमें कोई किसी से बात नहीं करेगा या कोई किसी से अपनी प्रॉब्लम डिस्कस नहीं करेगा, कोई किसी को ये नहीं कहेगा। या आप अगर आप कह रहे हैं कि डोमिनेंट फर्म है, लीडर फर्म है, तो ये नहीं है कि हम आपको बोलेंगे कि जाके नहीं आप इतनी प्राइस कम करिए, ठीक है, ये हम नहीं करेंगे, ठीक है। अनौपचारिक समझौते में ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पर निर्भर करता है। हम बाय एक्सपीरियंस धीरे धीरे हम इस बात को देखेंगे कि इसमें हमें प्रॉफिट नहीं है तो हम खुद ही निकल जाएंगे, ठीक है। ये जो फर्म ए है वो नहीं बोलेगा कि जाके कि आप इतनी प्राइस चार्ज करो, ठीक है। कोई किसी से बोलता नहीं है इसमें, वो खुद ही बाय एक्सपीरियंस हम सर्टेन डिसीजन लेने के लिए बाध्य होंगे या फिर प्रेरित होंगे, ठीक है। जो अजम्पशन में भी पहले पहले ही लिखा दिया कि इसमें जो कोई कॉमन एजेंसी वगैरह होती है उसका लोप होता है, होती ही नहीं है, ठीक है। तो जो एंटी ट्रस्ट लॉ वगैरह है जैसे कि अमेरिका में लागू हुआ, तो यहाँ पर वो काम ही नहीं करती हैं अनौपचारिक समझौते में। बाय अंडरस्टैंडिंग सब कुछ होता है, ठीक है। ओके मैम। ओके, थैंक यू।